सेकुलरिज्म से पूरी नहीं है। हम अल्लाह के गुलाम हैं। सेकुलरिज्म का बोझ एआईडीएमके को उठाना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का बोझ डीएमके को उठाना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का बोझ अम्मा को उठाना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का बोझ करुणानिधि को उठाना पड़ेगा। अब मेरे फंदे थक चुके हैं, मैं थक चुका हूं। अब ये सेकुलरिज्म का बोझ मैं नहीं उठा सकता, ना उठाऊंगा मैं। हिंदुस्तान को अगर सेकुलर रखना है तो तमाम पार्टियों को सेकुलरिज्म का बोझ उठाना पड़ेगा। आपके दिल में एक सवाल पैदा होगा कि ओवैसी सेकुलरिज्म की बात क्यों कर रहा है। मैं समझाता हूं आपको, इसलिए कर रहा हूं कि सेकुलरिज्म के नाम पर अगर किसी को धोखा दिया गया, किसी को डिसीव किया गया, किसी को धोखा दिया गया तो सिर्फ मुस्लिम अक़लियत है। तमिलनाडु की आवाम जानती है कि जब गुजरात जल रहा था 3000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम वहां पर हुआ। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा। जब घरों को जलाया जा रहा था, हमारी गर्दनों को काटा जा रहा था, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। 1 साल तक रेफ्यूजियों की तरह अपने ही मुल्क में जिंदगी गुजारे। क्या डीएमके मोदी बीजेपी की तारीफ नहीं कर रही थी? क्या डीएमके बीजेपी की तारीफ नहीं कर रही थी? आकर बोलते तलाईवर हमारा साथ हो, हम तुमको ये देंगे, हम तुमको वो देंगे। अरे मैं तुमसे आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे सामने गुलामी नहीं करूंगा। मैं बराबरी चाहता हूं, बराबरी मुझे मिलना चाहिए। और जब सेकुलरिज्म की बात आई, गुजरात जल गया, गुजरात में तबाही और बर्बादी हो गई। डीएमके बीजेपी की तारीफ कर रही थी। और जब चेन्नई में करुणानिधि को अम्मा की पुलिस उठाकर लेकर गई, अम्मा की पुलिस जब उठाकर लेकर गई तो पार्लियामेंट में तूफान मच गया। डीएमके के एमपीज ने कहा कि हमारे लीडर को उठाकर लेकर गए। मैं डीएमके से पूछ रहा हूं कि तुम्हारे लीडर को उठाकर लेकर जाना अगर बुरी बात है तो 3000 से शायद मुझे मारना ज्यादा बुरी बात नहीं। तुम्हारे लीडर की इज्जत का मेरी इज्जत से कम है, ये आपको फैसला करना। बहुत हो गया मेरे भाई, हम डर डर कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम सोच सोच कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हिकमत के नाम पर बुज़दिली नहीं कर सकते। अब याद रखो वानियमबाड़ी के अवाम, हिंदुस्तान में हम अव्वल दर्जे के शहरी हैं। हम नंबर 1 के सिटीजन हैं, हम नंबर 2 के सिटीजन नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। कोई कानून में ऊपर नीचे नहीं है, मगर फर्क यह है कि उठकर बोलने वाला कोई नहीं है, लड़ने वाला कोई नहीं है, हमारे मसाइल को सही तरीके से बयान करने वाला कोई नहीं है। और हमको क्या बोल दिया जाता, अरे देखो इसमें आ जाओ, इसमें शामिल हो जाओ। अरे मुझे क्या मिलने वाला? सीढ़ी के निशान पर सीढ़ी पे चढ़ के तो मैं ऊपर जा सकता हूं, मगर क्या कोई गरीब ऊपर जाएगा? क्या कोई गरीब का बच्चा ऊपर जाएगा? क्या कोई हमारे महलों में रोड पड़ेगी, पानी की लाइन आएगी? मगर कुछ नहीं होगा। हमसे बार बार ये कहा गया कि देखो तुम अपने आप को लीडर मत समझो, ये तुम्हारे लीडर है, तुम इनकी गुलामी करते रहो, तुमको भीख में कुछ मिल जाएगी, तुम खुश रहना। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम गुलामी अल्लाह की करेंगे, हम भीख उसकी उससे मांगेंगे, ये सियासी लीडरों से नहीं मांगेंगे। इसलिए मेरे भाई कि डेमोक्रेसी है,
भीख नहीं चाहिए, मुस्लिम अकलियत को उसका राइट मिलना चाहिए, और राइट लेना है तो तमिलनाडु की असेंबली में हमारे भाई वकील को कामयाब करके दिया। जिस दिन हमारा भाई कामयाब होकर तमिलनाडु की असेंबली में जाएगा तो वो आपकी जबान में बोलेगा। मैं आज बहुत देर तक बानियमबाजी के मुख्तलिफ इलाके जात में दौरा करता रहा। ये मजलिस का जलसा है कि दूसरी पार्टियों की तरफ खड़े रहे ये आपका जलसा है, यहाँ पर सब बराबर है। ये यहाँ ये पार्टी का कल्चर नहीं है कि करना भी है तो डाइव मार दिए, अम्मा है तो अम्मा के सामने लेट गए। हम इस मस्जिद में जाकर लेट जाते हैं, हम इस मस्जिद में जाकर सर को अपने दिल को झुका देते हैं। किसी इंसान के सामने नहीं झुकने वाले हम। ये मिजाज हमको पैदा करना पड़ेगा, ये मिजाज हमको पैदा करना पड़ेगा। मेरे भाई, आपकी आंखों में उम्मीद है, आपके नौजवानों की आंखों में आंसू है, हर मां के सीने में एक चुभन है, एक जलन है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन उम्मीदों को, इन ख्वाबों को हमको पूरा करना है। और हम कैसे पूरा कर सकते हैं? जब हमारे पास हमारी सियासी आवाज होगी, पॉलिटिकल वॉइस होगी, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस होगी, तो हम जाकर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। आपके दिल में सवाल पैदा होगा कि अगर एक एमएलए मजलिस का कामयाब होगा वकील तो तमिलनाडु के असेंबली में जाकर क्या करेगा? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं बड़े ही इंकिसारी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, मॉडेस्टी के साथ आपसे कह रहा हूं, मैं भी पार्लियामेंट में एक हूं, मगर बीजेपी आरएसएस की नींव हराम करके रखा है। मैं एक ही हूं, इसलिए हम एक को मानने वाले हैं। हम हजारों को नहीं मानते, एक को मानते नहीं, मानने काफी है। अगर उसकी जात पर अटूट भरोसा करोगे, तवक्कल करोगे, तो गैर से मदद आएगी, गैर से हिम्मत आएगी, जवानों में तासीर पैदा होगी और हुकूमत के ऐवानों को तुम हिला के रख सकते हो। सवाल यह है कि क्या हमारे दिलों में दौड़ कर देगा? नहीं। अगर आज वो एतमाद और भरोसा पैदा हो जाएगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम अपने मसाइल को जमहूरियत में हल कर सकते हैं। आज मैं फिर कहा था, आपके बानियमबाजी के असेंबली के हल्कों में जाफराबाद, फकीराबाद, वजीराबाद, न्यू दिल्ली और यहाँ पर जो आपका जलसा हो रहा है डेट में, नदी डेट में, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। यहाँ पर जो एआईडीएम के कैंडिडेट हैं, हमारी बहन, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, मगर मुझे एक बात पर एतराज है कि जब उनकी अम्मा को, मेरी अम्मा ने, उनकी अम्मा को जेल हुई तो हमारी बहन गरीबों के दुकान पे जाके सामान लेट गई थी। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, जेल को जाना कोर्ट का फैसला है, जेल को जाना पड़ता, गरीब की दुकान पे जाके नुकसान पहुंचाना, ये तुम्हारी अम्मा से कौन सी मोहब्बत है? जाना था तो जाके करुणा जी को पकड़ना था, हिम्मत थी तो उसको पकड़ना था। तो गरीब की दुकान पे जाके नुकसान पहुंचाना, मेरी बहन, ये अच्छा काम नहीं किया आपने, ये काम आपने अच्छा नहीं किया। और मैं देख रहा था वीडियो में कि पुलिस भी उनके पीछे कुछ नहीं कर रही थी।
पार्लियामेंट में 27 अप्रैल को राज्यसभा में क्वेश्चन का जवाब देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि तमिलनाडु की जेलों में 1867 मुसलमान अंडर ट्रायल है, 220 डेटनीज है। मैं एआईएडीएमके के अम्मा से, उनके जाने वालों से पूछ रहा हूं, मैं डीएमके पार्टी से पूछ रहा हूं, आप लोग पावर में है, कभी आप बैठते तो कभी उन्हों बैठते, 5 साल यूं बैठे तो 5 साल उन्हों बैठते, ये दोनों बैठ के मैच फिक्सिंग कर लिए, 5 years me, 5 years you। आपके 5 साल में क्या हुआ? 1867 Muslims are under trials, 220 Muslims are detainees। मैं एआईएडीएमके से पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये आपकी मोहब्बत है? अगर हमारी बहन एआईएडीएमके की कैंडिडेट जाकर जेल के सामने बोलती कि मेरे बच्चों को छोड़ो, मेरे भाई को छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो, तो मैं कहता बहुत अच्छा करोगे। मगर अम्मा जेल को गए तो बच्चों की फिक्र नहीं है। हमारे इतने बच्चे जेल में है, ये राज्यसभा में जवाब दिया गया। ये सेकुलरिज्म है इनका कि ये जब मुसीबत में आएंगे तो हम इनका साथ देना, ये पावर में जाएंगे तो हम इनको वोट डालना, ये जब मर जाएंगे तो इनकी औलाद को डालना, वो औलाद मर गई तो उनकी औलाद को डालना। कि हम गुलामी करने को पैदा हुए, हम गुलामी करने को पैदा नहीं हुए, हम हक देने वाले हैं, हमको हक लेना भी आता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको छीनना पड़ेगा। जो तमिलनाडु की जेलों में हमारे बच्चे हैं, अगर मैं उनकी जबान को तुम्हारे सामने बयान करूंगा तो जेल में 1860 जो हमारे बच्चे जेलों में हैं, वो मानववाड़ी के लोगों को पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि देखो हम जेलों में हैं, जेल की दीवारों में हैं, हम रात रात भर बोलते हैं अपने माँ और बहनों को देखने के लिए। क्या मानववाड़ी के लोग हमारे आंसुओं की धार सकेगी? क्या मानववाड़ी के बुजुर्ग हम बच्चों को निकालने के लिए मुत्तहिद होंगे? क्या मानववाड़ी का नौजवान उन 1800 मुस्लिम बच्चों को रिहा करने के लिए 16 तारीख के दिन एक तूफान की शक्ल में अपने पूरे मुल्क को गिराया नहीं है? उन जेलों से आवाज आ रही है, याद रखो, उन तमिलनाडु के जेलों से आवाज आ रही है। वो बेकसूर बच्चे पुकार पुकार कर तुमसे कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास सीना है, अगर तुम्हारे पास एक धड़कता हुआ दिल है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा जमीन जिंदा है, तो सुनो उनकी तकलीफ को, सुनो उनकी तकलीफ को अपने सीनों में महसूस करो। अगर उनकी आंख से आंसू बह गए तो जरूरी है कि तुम्हारी दूसरी आंख से कम दर्द तो तुमको होना चाहिए। यही तो तकाजा है कि अगर किसी को सीने में तकलीफ हुई तब अपने पैर में उसकी तकलीफ को महसूस करें। कि आपने नहीं सुना हमारे बुजुर्गों की जबान से? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये बातें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि एक सीट पर, कम से कम एक सीट पर तो आप मजलिस को कामयाब करिए। बहुत बार आपने अम्मा को वोट दिया, बहुत बार आपने अब्बा को वोट दिया, अब ये अब्बा अम्मा को छोड़िए, अपने भाई को कामयाब करिए। ये अब्बा अम्मा को छोड़िए, अपने बेटे को कामयाब करिए। ये अब्बा अम्मा को छोड़िए, अपने भतीजे और भांजे को कामयाब करिए। ये अब्बा अम्मा को छोड़िए, एक मरतबा एक पागल ओवैसी तुम्हारे पास आया है, इसकी बात को भी तुम सुन लो। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं सिर्फ इलेक्शन की खातिर तमिलनाडु को नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इलेक्शन के वोट या मेरे उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मानववाड़ी नहीं आया हूं।
मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे जिस्म में अपनी सांस रखेगा, मैं वानियम बानी को आता रहूंगा, आपके आता रहूंगा, आपसे मुलाकात करता रहूंगा, आपकी जबान बनकर पार्लियामेंट में गूंजता रहूंगा, आपकी जबान बनकर हिंदुस्तान के कोने कोने में आवाज उठाऊंगा। वहीं पर हम क्या देखते हैं, दूसरा रुख अम्मा की पार्टी का, ये बीजेपी से अलायंस इनका है। कैसे अलायंस है? डिप्टी स्पीकर एआईडीएमके का है नहीं है, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर एआईडीएमके का है नहीं है, तो क्या बीजेपी से अलायंस नहीं है? क्या मोदी अब अम्मा को अपनी बहन नहीं बोलते? दोनों में अलायंस से भाई बहन एक हो गए, भाई बहन एक है, और वानियमबाड़ी में हम सोच रहे कि अपने भाई को वोट डालना नहीं डालना, दोनों एक हो गए। और कैसे एक हुए? हिंदुस्तान की लोकसभा में इंटॉलरेंस के ऊपर डिबेट हुई, पार्लियामेंट के अधिकार उठाकर देख लो आप कि एआईएडीएमके की तरफ से क्या बोला गया। दादरी का वाकया हुआ, मैं दादरी गया था, दिल्ली से 40-50 किलोमीटर के फासले पर दादरी को मैं गया, जहां पर इखलास को सिर्फ महज इसलिए संघ परिवार के जालिम कुत्तों ने इसलिए मारा क्योंकि शक किया उस पर के क्या ये गोश्त लेकर जा रहा था। मैं घर गया, इखलास के घर गया, जाकर जब इखलास की मां से मुलाकात किया तो इखलास की मां की उम्र करीब 75 साल, 75 इयर्स की औरत थी। और उस औरत से मुलाकात किया, उस घर को देखा कि जिस तरीके से इखलास को मारते गए, इखलास को उसके बेटे के सामने मारा गया, बेटा बीच में आया तो बेटे का सर खोल दिया गया। इखलास का बेटा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में काम करता है, इखलास का बेटा हिंदुस्तान की फिजाओं की हिफाजत करता है, और उसके बाप के साथ इस तरह का सलूक किया गया। जब पार्लियामेंट में बहस हुई तो एआईएडीएमके का एक भी एमपी ना दादरी का जिक्र किया, ना इखलास का जिक्र किया। बताइए आप, क्या ये जुल्म नहीं है तो क्या है? यह इंसाफ है? ये हमसे कहते हैं कि हमारा साथ दो, वोट दो, मिक्सर ग्राइंडर ले लो, टीवी ले लो, एसी ले लो, सब ले लो, अरे मगर कभी तो हमारा जिक्र तो करो। अब एसी बात पे अम्मा, तो जहां पे लाइट नहीं है वहां पे एसी लेके क्या करेंगे? शोरूम में लगा के रखेंगे क्या? बुला के दिखाई दे एसी लगा हुआ, गारंटी नहीं है, पानी नहीं है, मगर मिक्सर ग्राइंडर एसी सब चले गया। मेरे भाई, जब मैं इखलास के घर से निकल रहा था, उसकी मां का हाथ पकड़कर मैंने कहा कि अम्मा हिम्मत मत हारो, आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपसे इंसाफ करेगा, आप हिम्मत से रहो। तो जब मैं जा रहा था, उसकी मां ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे मेरी एक बात सुन के जा। उस मां ने मुझसे कहा कि तू आज हमारी तकलीफ में आया है, कल अल्लाह तेरी तकलीफ को दूर करेगा। उस मां ने मुझसे कहा कि मैं जिस उम्र में हूं, मैं ये उम्मीद कर रही थी कि जब इस दुनिया से जाऊंगी तो मेरा बेटा मुझे अपने कंधे पर लेकर जाकर कब्र में उतारेगा, मगर आज मैं इस उम्र में अपने बेटे को खो दिया और जाकर सारी दुनिया के सामने मेरे बेटे की दास्तान सुनाना, मेरे बेटे से इंसाफ का मुतालबा, के कत्ल का इंसाफ का मुतालबा करना। मेरे भाई, ये वाकयात आए दिन हो रहे हैं।
झारखंड में वाकया हुआ। झारखंड में दो बकरियां चलाने वालों को, कैटल चलाने वालों को झारखंड में ये संघ परिवार के लोगों ने पकड़कर झाड़ से उनको सूली पे लटका दिया, जिसमें 14 साल का बच्चा भी शामिल था। कोई आवाज नहीं उठाते, कोई बोलने वाला नहीं है, सब खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। ऐसी खामोशी अख्तियार कर लेते हैं कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इनकी खामोशी और सन्नाटे की भी आवाजें हमको आती है। इस तरह की खामोशी पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारा मामला आ गया, अक़लियतों का मामला आ गया, दलितों का मामला आ गया। आज भी तमिलनाडु में एक दलित अपना मरने वाले का जनाजा किसी रोड से नहीं लेकर जा सकता। बताओ ये कौन सा सेकुलरिज्म है? बाबा साहेब अम्बेडकर को हम खराज अकीदत पेश करते, मगर अम्बेडकर का नाम लेने वाले जब अपने जनाजे को लेकर नहीं जा सकते तो कहे कि उनको बताएंगे। मस्जिद बनाना है तो रोक टोक, चर्च बनाना है तो रोक टोक। अम्बेडकर को मानने वाले कुछ काम करना चाहते तो उनसे ताज्जुब का मुजाहरा किया जाता। मेरे भाई वहीं पर आप देख लीजिए कि तमिलनाडु में क्या बजट है माइनॉरिटीज का। करीब 13% अक़लियतें हैं, 13% और माइनॉरिटीज इन तमिलनाडु। कितना बजट तमिलनाडु में मिलता है? 2015-16 में खाली 116 करोड़, खाली 116 करोड़ मिलते माइनॉरिटीज को। तेलंगाना रियासत से मैं आता हूं, जहां पर 15% माइनॉरिटीज है। आपको मालूम कितना बजट है माइनॉरिटीज का? 1300 करोड़ रुपये। हम खाली 7 एमएलए हैं, खड़े हो जाते असेंबली में, बोलते नहीं बजट बढ़ाओ और खर्चा करो। यहां असेंबली में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। 13% minorities, and for that 13% only 116 करोड़। ये क्या खैरात दे रहे हमको भी